सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड आर्ट स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लू फेंग ने सिफान के ब्रदर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था, साथ ही यहाँ पर इसके सारे साथियों को, जिस वजह से यहाँ पर सिफान को पता चल जाता है और वो आ जाता है यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए। लेकिन लू फेंग यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर की मदद से सिफान के अकल ठिकाने लगा देता है, साथ ही यहाँ पर वो उसके कोर को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर सिफान एस्केप करने में लग जाता है और पलट कर लू फेंग की तरफ देखता भी नहीं। जिसके बाद लू फेंग बाबता से कहने लगता है कि कैसा हो कि अगर हम सिल्वर विंग को एज अ ब्लेड के तौर पर यूज करें और इसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फ्यूज कर दें। पर क्योंकि लू फेंग की ये बस एक गट फीलिंग होती है, इसी वजह से वो अपने मास्टर से इसके बारे में पूछने के लिए उनसे कॉन्टेक्ट करता है, जहाँ पर केओस सिटी का लॉर्ड उसे बताता है कि सिल्वर विंग तुम्हारे मेथड के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन इसका स्पेस वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और जिसमें कि तुम्हें मुश्किलें भी आ सकती है। साथ ही यहाँ पर केओस सिटी का लॉर्ड लू फेंग की इस बात को सुनकर और भी ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें मैकेनिकल रेस के एक बेस कैंप को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जुइका नाम की एक सोल्जर्स को टोकन्स के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने मास्टर से कॉन्टेक्ट करती है जो कि इमोर्टल किंग लेवल पर है, और जहाँ पर उसका मास्टर उसे बताने लगता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इन टोकन्स को कलेक्ट करना है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा था, साथ ही वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर रहा था, और फिर वो हमें बताने लगता है कि मेरी सेल्फ क्रिएटेड टेक्निक बहुत ही ज्यादा कारगर है और ये विंग्स अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये ट्रांसफॉर्म होकर एक स्वॉर्ड टेक्निक बनकर बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकती है। जिसके बाद लू फेंग अपने लास्ट फाइट के सीन्स को भी याद करने लगता है और फिर बताने लगता है कि पर इसकी जो सक्सेस रेट है उसको अचीव करने के लिए और वो भी हायर लेवल तक मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी करना पड़ता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और जिसका मतलब ये है कि मुझे मेरी मेंटेलिटी में ब्रेक थ्रू भी करना ही होगा ताकि मैं इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकूं। जिसके बाद हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो इसकी ताकत को आजमाना शुरू कर देता है और भाई यहाँ पे वो लाशों का अंबार बिछा देता है, जहाँ पर उसके जो एनिमीज होते हैं वो उसे देख कर कहने लगते हैं लगता है कि वो मिस्टीरियस कातिल आ चुका है। यहाँ पर लू फेंग बहुत ही अच्छे से सभी को ठिकाने लगा रहा होता है और फिर वो बताने लगता है कि सिल्वर किंग विंग्स के अंदर एक मिस्टीरियस टाइप का मॉन्स्टर है जिसे कि क्वीन भी कंट्रोल करती थी और जिससे कि कभी भी किसी ह्यूमन ने कंट्रोल नहीं किया, और इसकी मदद से क्वीन दी ने बहुत से रेसेस को पूरी तरीके से मिटाकर रख दिया था और जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसी दौरान हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड को एनहेंस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है, जहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स की पुरानी मेमोरीज उसे नजर आती है और फिर लू फेंग कहने लगता है कि अगर मैं अपने इस प्रोटेक्टिव विल को अपने अल्टीमेट स्किल में इंटीग्रेट कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर्स की और अपने जनरेशन की उन सारी कोर मेमोरीज को याद करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही उनका यूज करते हुए वो अपने इस प्रोटेक्टिव विल को अपने अल्टीमेट स्किल में इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे केओस सिटी लॉर्ड की कही वो बात भी याद आती है जहाँ पर वो उसे बताने लगते हैं कि तुम जिस स्किल को क्रिएट करने की बात करे वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, लेकिन तुमने ऑलरेडी अपना बहुत सा लाइफ स्पैन बिता लिया है और ये तुम्हारे लिए इनफ है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक यूनिक स्किल को क्रिएट किया है, तो चलो इसका एक नाम रखा जाए। यहाँ पर लू फेंग कहने लगता है कि अर्थ में हुआशिया कंट्री में ब्राइट मून को होम सिकनेस से सिंबलाइज किया जाता है और इस पायत को चुनने का मेरा जो ओरिजिनल मकसद है वो यही है कि मैं इससे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। मेरी फैमिली, मेरा होमलैंड, हमारा अर्थ और हमारे ह्यूमन रियलम को मुझे प्रोटेक्ट करना है। और अब जब मैं दोबारा से अपने इसी ड्रीम के बारे में सोचता हूँ तो मैं ऐसा पाता हूँ कि मेरा दिल आज भी वैसा का वैसा ही है, तो मैं इस टेक्निक को नाम देना चाहूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लू फेंग बहुत ही कूल वे में अपने स्वॉर्ड को चला देता है, जिससे बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक निकलता है जो कि यूनिवर्स को क्रैक करके रख देता है, और फिर वो बताने लगता है कि मैं इस टेक्निक को मिंग यू यानी कि ब्राइट मून नाम देना चाहूंगा। इसके साथ लू फेंग कहने लगता है कि फाइनली मेरी जो अल्टीमेट स्किल है वो अब पूरी हो चुकी है। TBH ये अटैक बहुत ही ज्यादा कमाल का दिखता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉक्स एंड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बहुत से रैट्स दिखाए जाते हैं जो कि प्रोबेबली इंसेक्ट क्लैन से ही बिलोंग करते होंगे, और ये लोग जमीन से बाहर आना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पे इनका लीडर आता है और वो आते साथ ही रोना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि वो सिल्वर किंग विंग वाला बंदा यहाँ पर आकर हमारे इस फॉक्स एंड आइलैंड पर भी चारों तरफ तबाही मचा रहा है, अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर इनका जो लीडर होता है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, तो ये सभी लोग मिलकर इसे भून डालते हैं और कहने लगते हैं कि तुमसे धीमे नहीं बोला जाता। इस दौरान हम यहाँ पे दो इमॉर्टल्स को भी देखते हैं जहाँ पर ये लोग भी वहाँ का नजारा देख रहे होते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी स्पेसशिप मेनलैंड की तरफ बढ़ रही थी कि तभी यहाँ पर बाबता बताने लगती है कि हम लोग बहुत ही जल्द महाओ प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद बाबता उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यांगजिन आइलैंड पर जा
रहे हैं और ये फॉक्सलैंड आइलैंड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और मर्क्यूरीज इमॉर्टल और बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग बीइंग्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे और जो कि हर जगह पर घूम रहे होंगे। और जरा सोचो, अगर एक किंग लेवल का अलाइन रेस का कोई बंदा तुम पर अटैक करता है तो तुम क्या करोगे? जिस पर ल्यूफेंग कहने लगता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीते कुछ सालों में जो ट्रेजर क्रूज मैंने ऑब्टेन किया है वो सभी चीजें मुझे मेन कॉन्टिनेंट की तरफ ही पॉइंट कर रही है और मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्लेनेट के अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ मिस्टीरियस टाइप के मार्क्स को देखकर यहाँ पे ल्यूफेंग अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि यांजी कॉन्टिनेंट के जो नेटिव्स है वो यहाँ पर बिलियन ऑफ ईयर्स पहले ही जा चुके हैं, लेकिन इनकी जो कार्विंग्स है वो पीछे ही रह गई और जिसमें अभी भी बहुत ही कम मात्रा में फेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाबता, यूहा और बाकी सभी लोग अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही यहाँ पर बहुत से धमाके इनको देखने को मिलते हैं। और बाबता बताती है कि जब 7th बैटलफील्ड को स्टैब्लिश किया गया था तो 4 पीक रेसेस के जो पावर हाउसेस थे उन्होंने मिलकर यांजी कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग थे उनका ऑलमोस्ट सफाया कर दिया था। और यांजी रेसेस के जो लोग थे वो लोग अपने पावरफुल आर्टिफैक्ट्स और इनके जो ट्रेजर्स थे इन्हें बहुत से सैक्रिफिशियल टावर में जाकर छुपा दिया और फिर ये लोग इसी टावर के जरिए से यहाँ से एस्केप करने लगे, लेकिन ऑन द स्पॉट कुछ टावर्स को वहीं पर ढेर कर दिया गया। कुछ तो यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो गए, कुछ निकल तो गए लेकिन यहाँ से एस्केप नहीं कर पाए और कॉन्टिनेंट में यही कहीं आसपास छिपे हुए हैं। इसी के साथ बाबता यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैप को दिखाते हुए कहने लगती है कि हमारी जो करंट इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियसली सैक्रिफिशियल टावर को डिस्कवर किया गया था तो उसमें जो ट्रेजर है उन्हें ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है और उसे ले भी लिया गया है और बाकी बचे जो हिडन सैक्रिफिशियल टावर है उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन की यूनिवर्स वेनरेबल के डिवाइन पावर के साथ भी उसे ढूंढ पाना मुश्किल है, जिस वजह से जो एग्जैक्ट लोकेशन है उन सैक्रिफिशियल टावर की वो अभी भी पूरी तरीके से अननोन है। जिस पर ल्यूफेंग कहने लगता है कि तो फिर हमें इस कॉन्टिनेंट का और ज्यादा डीप में जाकर तलाश करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें इसके बारे में और ज्यादा क्लूज मिलने लगेंगे और फिर जिसके जरिए से हम उस सैक्रिफिशियल टावर का भी पता लगा लेंगे। इसी के साथ हमें वापस से जुइका को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि इस वक्त मेरे हाथ में 3 टोकन्स हैं और एक बार बस मैं बीस्ट रेस के उस स्पेसशिप को पकड़ लूं, जिसके बाद मेरे पास एक और आ जाएगा और ऐसे ही जैसे ही मेरे पास 6 हो जाएंगे तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो दुगनी हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि मेरी पावर किंग लेवल तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी सिस्टम यहाँ पर बताने लगता है कि जिस स्पेसशिप को हमने टारगेट किया था उसे एक थर्ड पार्टी ने अपना निशाना बना लिया है और अब उस पर अटैक भी कर दिया है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जुइका का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे शिकार पे अपनी नजर डाल रहा है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना ल्यूफेंग होता है। इसी के साथ हमें ल्यूफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने न्यूली स्किल्ड उस वेपन को भी बाहर निकाल लेता है जिसकी अल्टीमेट स्किल को उसने एनहेंस किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद क्रिएचर्स ल्यूफेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर इस कमाल के वेपन के साथ ना ल्यूफेंग बस मचाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उससे टकराने वाली हर एक क्रिएचर यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर हम देखते हैं जिसकी बॉडी हाफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ब्लड की पावर की मदद से वो खुद को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। अब यहाँ पर ल्यूफेंग को यही लग रहा होता है कि वो यहाँ पे खुद ही अकेले सब कुछ हैंडल कर लेगा, लेकिन यहाँ पर अचानक से आसमान से बहुत पावरफुल रोशनी गिरती है जिससे ल्यूफेंग को डील करने में मुश्किल आने लगती है। पर यहाँ पे एक के बाद एक सारी लाइट्स ल्यूफेंग पर ही टूट पड़ती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ल्यूफेंग सही सलामत होता है कि तभी यहाँ पर उसकी नजर मैकेनिकल रेस के उस स्पेसशिप पर जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये किन का काम है। कि तभी यहाँ पर बाबत आकर बताने लगती है कि हमारा जो डिक्टेटर है उसने इन 9 शिप्स को शो नहीं किया और देखने से लगता है कि उसने हमें ट्रैप कर लिया है। और ये भी पता चलता है कि जो हमारा दुश्मन है उसके पास बहुत ही एडवांस्ड ट्रैकिंग डिवाइस मौजूद है। मुझे लगता है कि वो किंग लेवल तक तो पहुंच ही चुका होगा। यहाँ पर जो ल्यूफेंग होता है वो कहने लगता है कि हाँ, मैं भी उसके एग्जैक्ट लोकेशन को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जुइका होता है वो भी कहने लगता है कि आखिर ये अब तक जिंदा कैसे है। यहाँ पर ल्यूफेंग और बाबाता आगे बढ़ने लगते हैं स्पेसशिप की तरफ की तभी यहाँ पर इनके सामने वो जो जुइका होता है वो पूरी की पूरी फौज को उतार देता है और फिर यहाँ पर इनके सामने पूरी की पूरी जैसे मैकेनिकल रेस के जो पपेट्स होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे बाबाता कहने लगती है कि ये तो 9 मिलियन F9 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स हैं और जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 90 मिलियन होनी है इनके बराबर है और जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि ये बंदा कितना ज्यादा अमीर होगा। यहाँ पर बाबाता बस उसके पैसों का अंदाजा लगा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर जो जुइका होता है वो अपने पपेट्स को ऑर्डर दे देता है, जिससे सारे पपेट्स एक साथ मिलकर लेजर से बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। यहाँ पर ल्यूफेंग
फैंग पर कर देते हैं और जैसे ही वो अटैक अपनी तरफ लो फैंग देखता है वो इमीडिएटली डॉज कर जाता है और यहाँ पर जुइका भी उन्हें भागता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पर बाकी डायरेक्शन के जितने अपने सोल्जर्स थे उनके जरिए से भी सेम अटैक कराने लगता है, जिससे यहाँ पर लू फैंग बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। लेकिन बीस्ट गॉड की पावर और उसके आर्मर ने लू फैंग को इस वक्त बचा कर रखा हुआ था और लू फैंग भी ये समझ आता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होने वाला। कि तभी यहाँ पर जुइका कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे वो सारे टोकन दे दो। अब यहाँ पर टोकन का नाम सुनकर लू फैंग समझ जाता है कि जरूर ये उसी ट्रेजर से रिलेटेड किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, तो अगर इसे वो टोकन्स चाहिए तो मतलब इसके पास बाकी के क्लूज भी मौजूद होंगे। यहाँ पर लू फैंग डिसाइड करता है कि अब वो इससे फाइट करेगा और सिर्फ तब तक जब तक वो हैंडल कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फैंग इनको चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारे जो पपेट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लू फैंग यहाँ पर इन्हें चकमा देने की कोशिश बार बार करता है, पर ये लोग इतने परफेक्ट डिस्टेंस पर होते हैं कि लू फैंग को पूरी तरीके से डायनामिकली इन्होंने कवर कर रखा था और ये चीज लू फैंग भी नोटिस कर लेता है। यहाँ पर लू फैंग कहने लगता है कि अगर ये ऐसे ही करते रहे तो मैं इन पे कभी भी स्नीक अटैक नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे डायरेक्टली ही इन पे अटैक करना होगा, लेकिन मैं इस मौके को ढूंढ ही नहीं पा रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फैंग जो है वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुइका जो कि ये सारा नजारा मॉनिटर पर देख रहा होता है और वहीं से अपने सारे पपेट्स को बहुत ही अच्छे से कमांड्स भी दे रहा था, लेकिन लू फैंग के इस कमाल के एस्केप को देखकर वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इसने मेरे 20 वेव्स अटैक को टैकल कर लिया। इससे पहले कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं था कि वो मेरे फर्स्ट सेकंड वेव के बाद सर्वाइव कर पाए, लेकिन मानना पड़ेगा इसने 20 वेव्स तक सर्वाइव कर लिया और ये अभी भी सर्वाइव करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर जुइका बताने लगता है कि हर एक वेव की पावर एक पीक मर्क्यूस के फुल स्ट्रेंथ के बराबर है और इसने 20 एनर्जी अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिससे पता चलता है कि ये ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जुइका लू फैंग की तारीफ तो करता है, लेकिन साथ ही उससे गुस्सा भी आता है क्योंकि ये उसके मैकेनिकल रेस के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि उनसे एक ह्यूमन ने संभाला नहीं जा रहा, जबकि ये लोग दावे इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जुइका अपने जो कमांडर्स होते हैं इन सभी को कमांड देने लगता है और फिर यहाँ पर वो एक फॉर्मेशन अटैक को क्रिएट करता है और हम देखते हैं कि जैसे ये कमांड इन लोगों को मिलने लगता है सारे के सारे पपेट्स एक ही डायरेक्शन में फ्लाई करने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग उसी फॉर्मेशन को बनाते हैं जिसके जरिए से ये लोग फुल स्ट्रेंथ वाला कंबाइन अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद हम लू फैंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी हैरान था क्योंकि एक के बाद एक अब इनकी डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज होने लगी थी और ये लोग इस तरह लोकेट थे कि यहाँ पर लू फैंग एक बहुत बड़े से बॉल के अंदर कैद था और यहाँ पर सभी लोग चारों डायरेक्शन से अपने लेजर अटैक को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्ट्राइक सीधा उस पे कर देते हैं, जिससे देखकर लू फैंग उससे बचने की कोशिश करने लगता है और सामने की तरफ फ्लाई करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने पूरी तरीके से उसे घेर लिया था तो यहाँ पर चारों डायरेक्शन से इवन के अप्स एंड डाउन से भी उस पर अटैक होने लगते हैं। यहाँ पर जैसे सामने से एक अटैक उसे लगता है तो यहाँ पर लू फैंग अपने आर्मर से उसे डिफेंड करने लगता है, जो देखकर जुइका भी समझ जाता है कि नॉर्मल लेजर अटैक इस पर काम नहीं करने वाले, इसीलिए वो सभी को फ्लेम मोड ऑन करने को कहता है, जिससे हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ पर सभी की जो आईज होती है वो रेड होने लगती है और यहाँ पर ट्रैप फॉर्मेशन सेट हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और किसी मैकेनिकल पपेट्स का एक बहुत जाइंट सा बॉल हमें नजर आता है जिसके अंदर इस वक्त लू फैंग फंसा हुआ था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग अपने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और भाई पावर तोड़ स्लैश अटैक चला देते हैं और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। हालांकि लू फैंग इस वक्त बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, लेकिन ये अटैक सच में कमाल का है। यहाँ पर जो जुइका होता है वो मॉनिटर से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था और वो इस अटैक को देख कर साथ ही कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारा वक्त यहीं तक था, अब तुमसे दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। यहाँ पे हम लू फैंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मैकेनिकल रेस वालों तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो सारी स्लैश अटैक आपस में कोलाइड करते हैं एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है जो कि अपने अंदर सारी एनर्जीज को पलक झपकते अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर अगले ही पल उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कल पूरे पपेट से बना हुआ था ना ये बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और इमीडिएटली लू फैंग यहाँ से निकलने लग जाता है और यहाँ पर ये जो पावर थी ये सिल्वर विंग किंग की थी और जो देखकर जुइका भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये पावर सिल्वर विंग किंग की है, लेकिन सिल्वर विंग किंग को एज अ बॉडीगार्ड के रूप में रखना ये क्योंकि इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर विंग किंग पूरी तरीके से मचा रहा होता है, जो देखकर जुइका यहाँ पर अपने लोगों से दोबारा से उस पर अटैक करवाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर विंग किंग यहाँ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिससे आधे से ज्यादा जो यहाँ पर फ्रंट साइड के मैकेनिकल पपेट्स थे उनका काम तमाम हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बाकी के सोल्जर्स भी आकर उस पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो इसके स्पीड को स्लो कर पाए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर विंग किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और भाई वो सेकंड्स में ही यहाँ पर स्पीड के साथ अटैक करता है ना कि यहाँ पे जुइका सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका पाला पड़ा किससे है। सेकंड्स में ही उसके पूरे के पूरे पपेट्स को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है और 10 सेकंड में ही उसने 6
60% जितने भी पपेट यहाँ पर थे उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। यहाँ पर बिजली की स्पीड के साथ हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में आने वाले हर एक को पूरी तरीके से ठिकाने लगा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुइका होता है उसका पूरा कंट्रोल बिगड़ने लगता है और वो मॉनिटर पे बस अपने पपेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाता है। साथ ही यहाँ पर वो उसी फ्रेंडशिप से बहुत से F ग्रेड के भी जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें लॉन्च करता है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर विंग किंग के साथ लू फेंग बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वो सेकंड्स में यहाँ पर लाशों का अंबार लगाना शुरू कर देता है। इसी दौरान यहाँ पर वो अपने उसी ट्रायंगुलर पोर्टल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर जिनको भी उसने ठिकाने लगाया है वो टेलीपोर्ट होकर सीधे उसके स्पेस स्टोर में पहुंच जाए। अपने सोल्जर्स को नजरों के सामने मरता हुआ देखकर जुइका की भी हालत खराब होने लगती है और वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। मैंने F ग्रेड के सोल्जर्स को भी उतारा, लेकिन कहते हुए शर्म आ रही है कि पर एक ही अटैक से हमारे 10,000 सोल्जर्स को मैंने खो दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जुइका को कोई जवाब नहीं मिल पाता और वह सिल्वर विंग किंग की जो पावर होती है उसका यहाँ हम कमाल देखते हैं। वो सेकंड्स में ही लेजर की तरह हर एक को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। यहाँ पे हम पावतार आटोका को देखते हैं, जहाँ पर वो इतनी सारी स्क्रैप बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पोर्टल के थ्रू एक के बाद एक मैकेनिकल पपेट्स की बॉडीज आती जाती है। उनका यहाँ पर पूरा का पूरा अंबार लग चुका था। यहाँ पर आपका बस यही बताने लगती है कि अब हम बहुत ही जल्द माला माल होने वाले हैं। इनकी एक एक बॉडी ही सैकड़ों हनुमान के बराबर है और जरा इनकी तादाद को देखो, हमारी तो लॉटरी लग गई। यहाँ पर हम आटोका को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी खुशी के मारे पागल होने लगती है और यहाँ पर उन्हीं मैकेनिकल पपेट्स के अंबार को देखना शुरू कर देती है। और यहाँ पर देखते ही देखते बहुत से मैकेनिकल पपेट्स को यहाँ पर लू फेंग ने चुरा लिया था। इसी दौरान जुइका यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर उसके जो मैकेनिकल पपेट्स है उसको लू फेंग चुरा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आंकड़ा अब 50% के ऊपर पहुंच चुका था, जो देखकर जुइका कहने लगती है कि सिल्वर विंग किंग अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस वेपन की पावर जो कि मेरे मास्टर ने स्पेशली मेरे लिए बनाया था। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उसी वेपन को एक्टिवेट करने लगता है और फिर कमांड देता है कि 9 अल्टीमेट डिवाइन किंगडम को एक्टिवेट करो। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो 9 अल्टीमेट डिवाइन किंगडम होता है उसके अंदर जो 81 डिवाइन किंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगते हैं और यहाँ पर उनकी बॉडी में भी हलचल होने लगती है। और यहाँ पे जुइका ने देखते साथ ही कहने लगता है कि ये मेरे 81 डिवाइन किंग्स हैं और हर एक डिवाइन किंग लेवल का कॉम्बैट पावर पोसेस करता है। और सिल्वर विंग किंग तुम इकलौते ऐसे बीइंग हो जिसने कि मुझे 9 डिवाइन किंगडम को आज यहाँ पर यूज करने पर मजबूर कर दिया है। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो उन्हें पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो खुद पर प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारी मौत इन्हीं के जरिए से होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक के बाद एक अपने 81 किंग्स को लॉन्च करना शुरू कर देता है। जैसे ही फर्स्ट बैच लॉन्च होता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि दूर से ही नजर आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग भी जब इस एक्सप्लोजन को देखता है तो वो समझ आता है कि अब शायद उसके लिए सिचुएशन थोड़ी टाइट होने वाली है। और लू फेंग यहाँ पे फर्स्ट बैच को देखते साथ ही कहने लगता है कि शायद अब मेरे लिए इस अल्टीमेट डिवाइन किंगडम को हैंडल कर पाना थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, लेकिन चाहे जो हो जाए मुझे सबसे पहले इन्हें खत्म करना होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पर लू फेंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन किंग्स थे वो सभी लोग उस पर लेजर थ्रेड से अटैक करते हैं, जिससे वो लोग पूरी तरीके से लू फेंग को ट्रैप कर लेते हैं और उसे उन्हीं लेजर्स वाले थ्रेड में जकड़ देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे डिवाइन किंग मिलकर बहुत ही पावरफुल अटैक को कंबाइन करते हुए लू फेंग पर चल देते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर इनका कंबाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लू फेंग को भी इसका इम्पैक्ट फील होता है और वो बताने लगता है कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट मुझे अभी फील हुआ है ये ओरिजिनल अटैक का 1000वां पार्ट है, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जिससे पता चलता है कि जो ओरिजिनल अटैक का इम्पैक्ट होगा वो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग डिवाइन ग्राइंडिंग नाम का अटैक यूज करते हैं, जिससे यहाँ पर सिल्वर विंग्स को ये लोग किसी ग्राइंडर की तरह पीसना शुरू कर देते हैं और वो दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लू फेंग कहने लगता है कि इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट पूरी पावर यूज कर दी है और जिसका मतलब ये कि अब मेरी बारी। इसी के साथ हम देखते हैं कि लू फेंग यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी इंसेक्ट आर्मी को यहाँ पे समन कर लेता है। फिर इरीना को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि मिलियन टाइगर आर्मर इंसेक्ट किंग्स की पूरी फौज को लीड करूं और एक साथ मिलकर उस वन पिरामिड शिप पर अटैक करूं और उसके इस पर्पल स्पेस को भी पूरी तरीके से तोड़ दूं। जिस पे कहती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। और फिर वो यहाँ पर पूरी की पूरी टाइगर आर्मी को कमांड देती है और वही कमांड पाते ये लोग कमाल मचाना शुरू कर देते हैं। सेकंड्स में ही ये लोग अपने पावर को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं और यहाँ पर ज़ुयुका इस पावर को देखकर बस हैरान हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर आगे यहाँ पर लू फेंग क्या करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।